वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए इंटर का पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। बेसिक्स का 9th क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में एक छोटा सा पोर्शन बेसिक्स का डिस्कस करना बाकी रह गया। हम लोग सब्सिडरी बुक स्टार्ट किए थे एंड सब्सिडरी बुक का एक लास्ट पोर्शन, छोटा पोर्शन बट इंपॉर्टेंट, कैश बुक, ये हमसे लास्ट क्लास कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम लोग सबसे पहले पार्ट में कैश बुक का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे बाकी थे बेसिक्स के वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डन है बात? जो बच्चे पेन ड्राइव में या बैकअप करेंगे उनको ये वीडियो 2 पार्ट में मिलेगा। आप अभी बेसिक्स का लास्ट क्लास देख रहे हो, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट क्लास अलग वीडियो में मिलेगा। बट जो बच्चे लाइव कर रहे हैं उसका एक ही क्लास के अंदर ये दोनों काम चलेगा। स्टार्ट करें हम लोग फटाफट। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड। हम लोग लास्ट क्लास सब्सिडरी बुक का डिस्कशन स्टार्ट किए थे। सब्सिडरी बुक में हमने समझा था कि सब्सिडरी बुक रजिस्टर्स है। क्या है? रजिस्टर्स है जो एक बिजनेस एंटिटी मेंटेन करता है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर जो बिजनेस एंटिटी में बार बार रेकर हो रहा है। अगर बिजनेस एंटिटी देख रही है कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऐसा है जो बार बार रेकर हो रहा है, तो बिजनेस एंटिटी चाहेगी उस ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल रखा जाए ताकि उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में, अकाउंटिंग में कोई गलती ना हो। इसके लिए वो ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करती है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। ये रजिस्टर मेंटेन करने से ये फायदा होता है कि उस ट्रांजैक्शन का बार बार जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। आप ट्रांजैक्शन को लेजर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करो और सब्सिडरी बुक से रिकॉर्ड करने के बाद सीधा ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग लेजर में करो। जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है हर ट्रांजैक्शन की। इससे आप डिवीजन कर सकोगे काम का, अकाउंटेबिलिटी रख सकोगे, हर आदमी को अकाउंटेबल कर पाओगे अपने काम के लिए और चीजें बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, सब्सिडरी बुक में हमने फर्स्ट क्लास में 4 टाइप की सब्सिडरी बुक कंप्लीट कर दी थी। 4 टाइप की, टोटल 5 टाइप का मेरे को कवर करना है। 4 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हर सब्सिडरी बुक में हमने 3 मेन चीजें सीखी। एक, क्या रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक में। नंबर 2, उस सब्सिडरी बुक का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। एंड नंबर 3, उस सब्सिडरी बुक का लेजर पोस्टिंग किस तरीके से किया जाता है। ये जो सब्सिडरी बुक वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जब मैं चैप्टर्स लाइक रेक्टिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस सब्सिडरी बुक से अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने कभी एग्जाम में नहीं मिलेगा। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक मैंने आपको बोला बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में डिस्कस करूंगा। जर्नल प्रॉपर जो है वो रेसिडुअल सब्सिडरी बुक है। रेसिडुअल सब्सिडरी बुक का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो किसी स्पेसिफिक रजिस्टर में या सब्सिडरी बुक में एंटर नहीं हो सकता, वो ट्रांजैक्शन हम लोग जर्नल करके जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। डन। ये जर्नल प्रॉपर मैं वापस डिस्कशन में लूंगा जब मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। वहां मैं आपके साथ ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज डिस्कस करूंगा और वहां पे जर्नल प्रॉपर हम लोग देखेंगे, अलग से और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये सब करने के बाद अब सिर्फ एक सब्सिडरी बुक का डिस्कशन बच गया जो है कैश बुक। और कैश बुक आपको मैं बताऊं सबसे मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड सब्सिडरी बुक है जो ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एंटिटी अलग से मेंटेन करता है, क्योंकि कैश एक लिक्विड एसेट है। लिक्विड एसेट पर कंट्रोल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसके मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो कैश कहां से आया कहां गया पता भी नहीं चलेगा और आपकी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन उससे इफेक्ट हो जाएगी। क्योंकि कैश वर्किंग कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैश एक लिक्विड एसेट है। इस पर कंट्रोल रखने के लिए एक अलग रजिस्टर हम लोग बनाएंगे जिसका नाम रहेगा कैश बुक और ये हमको हेल्प करेगा हमारे कैश का ट्रैक रखने में कि कैश कहां कहां से आ रहा है और कहां कहां हम उस कैश को यूज कर रहे हैं। डन है बात? अब एक एक करके अपने बात करते हैं और कैश बुक का डिस्कशन करके इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला बात वही, हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड क्या करेंगे। सबसे पहले कैश बुक होता क्या है?
कैश बुक, हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रहे हैं, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन, लिखेंगे नहीं आपको, मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। कैश ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उन कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ये कैश ट्रांजैक्शन में आपको नॉर्मली दो टाइप के ट्रांजैक्शन देखने मिलेंगे, एक ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स रिसीट ऑफ कैश, एक ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ कैश। दो टाइप के ट्रांजैक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, एक वो ट्रांजैक्शन जहां से बिजनेस में कैश आ रहा है, एक वो ट्रांजैक्शन जहां हम लोग उस कैश को यूज कर रहे हैं या जहां हम लोग कैश को पे कर रहे हैं। कैश बुक जब भी हम लोग बनाएंगे ना, कैश बुक बिल्कुल एकदम लेजर अकाउंट जैसा बनता है। एक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट सिखाया था, टी फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो बनता है क्योंकि ये सब्सिडरी बुक है, इसके बाद लेजर पोस्टिंग होगी, लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो अमाउंट। एकदम जैसे लेजर अकाउंट हम लोग बनाते थे, कैश बुक का भी जब आप फॉर्मेट देखोगे ना, आपको बिल्कुल सेम फॉर्मेट दिखाई देगा जैसा लेजर का फॉर्मेट था। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो की जगह लेजर फोलियो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो अमाउंट, इसका ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारे रिसीट्स। जहां जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है वो सारा हम लोग डेबिट साइड में लिखते जा रहे हैं। कैश सेल करके पैसा आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करके पैसा आया, लोन लिया तो पैसा आया, डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ, जहां जहां से भी मेरे पास पैसा आ रहा है मैं कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते जाऊंगा, क्योंकि कैश मेरा एसेट है। जब भी एसेट बढ़ेगा, कैश आप रिसीव करोगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मैं कैश बुक के डेबिट साइड में रिसीट लिख रहा हूं। जितने भी हम पेमेंट्स करेंगे, पेमेंट्स, चाहे हमने पेमेंट्स गुड्स परचेज करने के लिए किया, चाहे हमने पेमेंट क्रेडिटर को किया, चाहे ड्राइंग्स के रूप में पैसा ले गए, चाहे कोई एक्सपेंसेस पे किया, चाहे कोई भी टाइप का पेमेंट हो, वो सारे पेमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में। कहां पे? क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक में। तो कैश बुक हम लोग बनाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे हमारे कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स रिसीट ऑफ कैश, एक ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ कैश। सारे रिसीट रिकॉर्ड किए जाएंगे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, सारे पेमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में। पहले आपको बेसिक इतना चीज पता होना चाहिए, कैश बुक किस तरीके से बनाते हैं और कैश बुक क्यों बनाते हैं। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होना ही है, चाहे कोई भी बिजनेस हो, रेगुलर बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शन नंबर्स में होना ही है। इसीलिए कैश बुक सबसे वाइटल सब्सिडरी बुक या सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक या सबसे कॉमनली प्रिपेयर्ड सब्सिडरी बुक माना जाता है। पहले बताइए सारे बच्चे, यहां तक आपको क्लियर है क्या कि कैश बुक हम लोग क्यों बनाने जा रहे हैं? टू रिकॉर्ड ऑल डे टू डे कैश ट्रांजैक्शन विच आर हैपनिंग इन द बिजनेस। कैश ट्रांजैक्शन मे बी ऑफ टू टाइप्स, रिसीट्स, पेमेंट्स। जो रिसीट्स है वो सारा कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते जाएंगे, जो पेमेंट्स है वो सारे कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है ना? अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर एक साथ हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ये सब बात आपको ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि कई क्वेश्चन में कभी आ गया कैश बुक बनाने, हम लोग एनटीओ चैप्टर पढ़ेंगे, वहां रिसीट पेमेंट बनाएंगे। रिसीट पेमेंट इज नथिंग बट कैश बुक। तो ये कैश बुक बेसिक सीखना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे जब मैं कैश वर्ड बोलता हूं ना, कैश वर्ड, कैश दो तरीके से हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। एक हमारे पास जो लिक्विड कैश रहता है, और दूसरा हम जो कैश अपना बैंक में रखते हैं जिससे हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हैं। आज तो जमाना सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हो गया है। कैश में लोग ट्रांजैक्शन करना पसंद ही नहीं करते, कैश लोग कैरी करना पसंद ही नहीं करते। जो पैसा है बैंक में पड़ा है और बैंक से ही सारे ट्रांजैक्शन, चाहे कुछ खरीदना हो, चाहे कुछ पैसा आया हो, चाहे कुछ पेमेंट करना हो, सारा ट्रांजैक्शन बैंक से होता है। हम लोग जब वर्ड कैश बोलते हैं ना, कैश, मैं हमेशा कैश वर्ड में दोनों चीज को इंक्लूड
इंक्लूड करता हूं. द वर्ड कैश इंक्लूड्स बैंक, क्योंकि बैंक से भी जब आप ट्रांजैक्शन करते हो इट इज एज गुड एज कैश से ट्रांजैक्शन करना. बस बैंक एक एंटिटी है जो आपको मदद करता है आपके कैश को हैंडल करने में, ताकि वो कैश इधर उधर ना हो जाए, ताकि वो कैश एक जगह सुरक्षित पड़ा रहे. हम लोग उस कैश को बैंक में जमा कर देते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन करना होता है डायरेक्टली बैंक के थ्रू कर लेते हैं. ये बैंक का सर्विस है हमारे लिए जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हम बिजनेस में इजीली ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं. हम लोग जब कैश बुक बनाते हैं ना, तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन वहां पे नहीं, कैश के साथ साथ अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे कैश ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है. कैश ट्रांजैक्शन में पैसा मेरे पास आ रहा है, कैश मेरे पास आ रहा है, नोट्स मेरे पास आ रहा है. बैंकिंग ट्रांजैक्शन में मेरे बिहाफ में सारा पैसा बैंक के पास आ रहा है. दैट इज एज गुड एज कैश. तो जब भी हम लोग कैश बुक बनाते हैं ना, हम लोग कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है ना, उनको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वहां पर, उनको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वहां पर, बिकॉज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर एज गुड एज कैश ट्रांजैक्शन. तो हम लोग जब कैश बुक बनाएंगे ना, कैश बुक को 3 तरीके से बनाया जा सकता है. सुनना ध्यान से, 3 तरीके से बनाया जा सकता है. एक हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग 2 तरीके से काम कर सकते हैं कि एक कैश ट्रांजैक्शन का अलग बुक और एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन का अलग बुक्स. हम लोग क्या कर लेंगे यार, हमारे यहां कैश ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन दोनों ही बहुत न्यूमरस है, एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है. कैश अलग जन संभाल रहा है, बैंक अलग जन संभाल रहा है. हमने दोनों को बोला, जो कैश संभालता है उसको बोला तुम एक कैश ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर बना लो, कैश बुक. जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन संभालता है उसको बोलता है तुम अपना हिसाब एक बुक बना लो, वो हो गया बैंक बुक. यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अलग अलग बुक्स में अलग अलग 2 रजिस्टर में सेग्रीगेट कर लेते हैं, ताकि वो इंटैंगल ना हो और दोनों अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके. अगर हमें लगता है कि कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम लोग मिलाकर साथ में यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक डबल कॉलम कैश बुक बना ले और उस डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश एंड बैंक कॉलम बना के एक ही जगह पर दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें. हम लोग एक ही बुक के अंदर रिसीट साइड पेमेंट साइड में 2 कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम कैश का, दूसरा कॉलम बैंक का. अगर पैसा रिसीव हुआ है कैश में तो कैश कॉलम में एंट्री हो जाए, पैसा रिसीव हुआ है बैंक के थ्रू तो बैंक कॉलम में एंट्री हो जाए, पैसा पेमेंट हुआ है कैश से कैश कॉलम में एंट्री हो जाए, पैसा पेमेंट हुआ है बैंक से तो बैंक कॉलम में एंट्री हो जाए. तो हम लोग बात करते हैं कि जब मैं वर्ड कैश ट्रांजैक्शन बोलता हूं, मैं कैश ट्रांजैक्शन में कैश के साथ साथ बैंक को इक्वली इंक्लूड करता हूं, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर एज गुड एज कैश ट्रांजैक्शन. आप पैसे अपने पास नहीं रख के बैंक के पास रखते हो और उन पैसों से आप ट्रांजैक्शंस करते हो ताकि इजी एक्सचेंज ऑफ मनी हो सके. अब जब मैं कैश बुक बनाऊंगा, मैं कैश बुक कैसे बना सकता हूं? पहला सिंगल कॉलम. मैं बोल रहा हूं यार मेरे कैश ट्रांजैक्शन भी बहुत है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी बहुत है, एक काम करो ना, कैश के लिए अलग रजिस्टर, बैंक के लिए अलग रजिस्टर. ये हो गए सिंगल कॉलम कैश बुक जहां दोनों का हिसाब अलग अलग रखा जा रहा है. दूसरा हो गया डबल कॉलम कैश बुक, जहां पर मैंने क्या किया, कैश के साथ साथ बैंक कॉलम को एक ही रजिस्टर में मेंटेन कर लिया. मेरे को लगता है मैं इजीली संभाल पाऊंगा. एक ही आदमी है जो कैश बैंक दोनों संभाल रहा है, उसने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया जिसमें वो दोनों कैश और बैंक साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करे जा रहा है. तुमको पता है ये जो कैश रिसीट ट्रांजैक्शन है, कैश पेमेंट ट्रांजैक्शन है, इनके साथ एक और चीज है जो रेगुलर बेसिस पे आपके बिजनेस में चल सकता है, विच इज नोन एज कैश डिस्काउंट. विच इज नोन एज कैश डिस्काउंट, जिसको आप डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से जानते हो. जब हमें पैसा रिसीव होता है, हो सकता है हम अपने बिजनेस में डेटर्स को फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट अलाउ करते हैं. फ्रीक्वेंटली वर्ड बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट अलाउ करते हैं. हमारे डेटर को 15 दिन का हम टाइम देते हैं, नॉर्मली डेटर 10 दिन में पेमेंट करके चले जाते हैं, तो हम उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं. हमको सप्लायर से फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट मिलता है क्योंकि हम उसको टाइम से पहले कैश पे कर देते हैं. हमारे पास कैश पड़ा रहता है, कैश रिच है, तो हम लोग क्या करते हैं, 15 दिन की जगह 7 दिन में पेमेंट कर दिया, और वो क्या करता है, हमें डिस्काउंट दे देता है ताकि हम उसको टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी पेमेंट करें और वो अपने बिजनेस में कैश को इजीली यूज कर सके.
तो जब भी हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस करेंगे ना, हम लोग देखेंगे बहुत बार हमारे यहां फ्रीक्वेंटली हम लोगों को डिस्काउंट का लेन देन भी करना पड़ सकता है। अगर यहां पे हमारे यहां पे डिस्काउंट्स फ्रीक्वेंट है, तो जब हम लोग कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट इज लिंक्ड टू प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश, हम लोग चाहे तो डिस्काउंट का भी जो लेन देन है वो कैश बुक में शो कर सकते हैं। तो हम लोग कैश बुक में कैश के रिसीट पेमेंट शो करेंगे, बैंक के रिसीट पेमेंट शो करेंगे, और अगर हमारे यहां फ्रीक्वेंट डिस्काउंट ट्रांजैक्शन है, हम लोग जब डेटर से पैसा लेते हैं उन्हें डिस्काउंट अलाउ करते हैं फ्रीक्वेंटली, हम लोग जब सप्लायर को पेमेंट करते हैं उनसे मेरे को डिस्काउंट रिसीव होता है फ्रीक्वेंटली, तो हम लोग चाहे तो इनके साथ साथ डिस्काउंट का भी हिसाब इसी बुक में मेंटेन कर सकते हैं। कुछ नहीं रे, एक छोटा सा और कॉलम बना लिया डिस्काउंट का। जब भी पैसा मिला, अगर डिस्काउंट दिया तो वो डिस्काउंट कॉलम में आ गया। जब भी पैसा दिया, अगर पैसा दिया डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में डाल दिया। हम लोग इसके साथ साथ डिस्काउंट का भी हिसाब साइमल्टेनियसली मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप अपने बोलते हो सर हम कैश और बैंक अलग अलग मेंटेन करते हैं, तो इनके डिस्काउंट्स, रेस्पेक्टिव डिस्काउंट भी इनके साथ ही मेंटेन होंगे, तब मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा। अगर कैश सिर्फ मेंटेन कर रहा हूं तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, अगर सिर्फ बैंक मेंटेन कर रहा हूं तो बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। सर हमारे यहां कैश और बैंक के बहुत ट्रांजैक्शन है, एक साथ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं, तो एक काम करो ना, कैश अलग बैंक अलग, डिस्काउंट दोनों का उनके साथ ही मेंटेन कर लो ताकि उसका हिसाब अलग से रखना ना पड़े। और क्योंकि तुम फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट दे रहे हो और रिसीव कर रहे हो, उसका सारा हिसाब एक जगह रह जाए, आपको अलग अलग जगह मेंटेन ना करना पड़े। तो ये डिस्काउंट कॉलम भी हम लोग बना के मेंटेन कर सकते हैं कैश बुक के अंदर। अगर आप कैश बुक में दो अमाउंट कॉलम मेंटेन करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक तीन तरीके की हो सकती है, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट, और कैश एंड बैंक। सर अगर मान लो हम लोग कैश बैंक साथ में मेंटेन करना चाहते हैं और डिस्काउंट भी उसके साथ, क्योंकि डिस्काउंट भी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन कर लो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। ये तीनों हमने एक ही जगह मेंटेन कर लिए ताकि सारा हिसाब हम लोग एक जगह पर रख सकते हैं। हम लोग सर डिस्काउंट कॉलम क्यों बनाते हैं? अगर हमारे बिजनेस में हम देख रहे हैं कि कैश रिसीट और पेमेंट में फ्रीक्वेंटली हमें डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है, या हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो उस केस में हमें डिस्काउंट कॉलम भी बना लेना चाहिए ताकि पेमेंट और रिसीट के हिसाब के साथ साथ ही कितना डिस्काउंट मिला और कितना डिस्काउंट दिया आपको एक बार में दिख जाए। तो ये जो मैंने आपको कैश बुक का फॉर्मेट दिया, ये वाला, ये तीन तरीके का दिख सकता है। एक सिंगल कॉलम जो मैंने बनाया, दूसरा डबल कॉलम, डबल कॉलम में अमाउंट कॉलम में कैश बैंक या कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट, एक ट्रिपल कॉलम जहां अमाउंट कॉलम में तीन कॉलम, कैश बैंक और डिस्काउंट। है कुछ नहीं, सेम है, एक में अलग अलग मेंटेन हो रहा है, एक में साथ में मेंटेन हो रहा है। अगर आपके ट्रांजैक्शन आपको लगता है साथ में मेंटेन किए जा सकते हैं, आप साथ में कर लो। अगर आप सोचते हो नहीं ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, तो बेटर है आप अलग अलग मेंटेन करो ताकि आप इजीली उनका हिसाब रख सको और आदमी को अकाउंटेबल ठहरा सको जो गलती कर रहा है। ये दोनों चीज आपका बचपन में ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है। आपको ये दो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। पहला दो पॉइंट, एक पॉइंट कैश बुक क्या होता है, दूसरा पॉइंट कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड किस तरीके से कर सकते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल लेजर की तरह होता है मेरे बच्चे, दो साइड, डेबिट साइड रिसीट, क्रेडिट साइड पेमेंट। अगर आप एक कॉलम मेंटेन करते हो कैश या बैंक तो कैश बुक बैंक बुक, अगर आप दो कॉलम मेंटेन करते हो कैश बैंक एक साथ तो डबल कॉलम, अगर आप कैश बैंक डिस्काउंट तीनों एक साथ मेंटेन करते हो तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्लियर है सर? क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप मेरे साथ यहां तक पहले बात नोट डाउन कर लो, जो यहां तक पढ़ा वो नोट डाउन कर लो फटाफट, जो यहां तक पढ़ा वो नोट डाउन कर लो, लिखो। इट इज the most commonly used या prepared subsidiary book most commonly prepared subsidiary book prepared by business entities या maintained by business entities, prepared by business entities
to record day to day cash and banking transactions. To record day to day cash and banking transactions. To record day to day cash and banking transactions. Since cash is a liquid asset, and an important element of working capital. Since cash is a liquid asset होगा asset, and an important element of working capital, preparing a cash book separately, helps the entity to keep control over its movement. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कैश बुक होता क्या है। ये एक सब्सिडरी बुक है जहां पे हम लोग रेगुलर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैश हमारा लिक्विड एसेट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग कैपिटल का, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग सेपरेट कैश बुक बनाते हैं ताकि हम लोग इस पर कंट्रोल रख सके। एकदम डन है, एकदम क्लियर है, बहुत बेसिक बात की मैंने। आगे चलता हूं। हाउ टू रिकॉर्ड में आपको ये 3 बॉक्स दिख रहे होंगे। पहले आप मैंने जैसा लिखा है वैसा आप लिख लो। सिंगल कॉलम कैश बुक 2 तरीके का, सिर्फ कैश कॉलम, सिर्फ बैंक कॉलम, सिर्फ कैश कॉलम, सिर्फ बैंक कॉलम। आप कैश बुक बैंक बुक लिख सकते हैं, कैश कॉलम बैंक कॉलम लिख सकते हैं, मेरे लिए दोनों सेम है। डबल कॉलम कैश बुक 3 टाइप का, कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। कैश एंड बैंक, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट। तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों कॉलम एक साथ, कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट। है ना यहां तक बात? बड़ा ही सिंपल बात बोला मैंने आपको। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? डन। अब नोट लिखो। डिस्काउंट कॉलम क्यों बनाते हैं? नोट, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक records या is prepared to record all cash discounts allowed or received, all cash discounts allowed or received, full stop. Since cash discount is connected to cash receipt and cash payment, connected to cash receipt and cash payment, connected to cash receipt and cash payment, discount column is prepared when an entity frequently allows or receives
allows or receives such cash discount. When an entity frequently allows or receives such cash discount. नॉर्मली बच्चा को बस ये पता रहता है कि डिस्काउंट कॉलम बना लेते हैं. क्यों बनाते हैं? कैश डिस्काउंट जो है ना वो एकदम क्लोजली कनेक्टेड है रिसीट और पेमेंट. डिस्काउंट मिलता है जब आप पे करते हो टाइमली. डिस्काउंट देते हैं जब सामने वाले से पैसा मिल जाए टाइम से पहले. तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट और अलाउड और डिस्काउंट रिसीव मिलता है हम लोगों को, क्योंकि ये कैश पेमेंट और रिसीट से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है. अगर बिजनेस एंटिटी देख रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो ये डिस्काउंट कॉलम मेंटेन करता है. तो कैश बुक में सिर्फ कैश नहीं, कैश ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड इनसे रिलेटेड रिसीट पेमेंट से रिलेटेड जो डिस्काउंट्स है वो तीनों आपको यहां पर देखने को मिलेगा. डन है बात? मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ. फॉर्मेट मैं लिख रहा हूं सेम एज, नीचे का अलग, दिया हुआ है, मत बनाओ ना बच्चों, दिया हुआ है मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है. ऑलरेडी मैंने दे रखा है पॉइंट नंबर 3 में. कैशबुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम एज लेजर. बिल्कुल सेम एज लेजर. टी फॉर्म, 2 साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में हम लोग बताओ क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट ऑफ कैश. उन ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं जहां पर हमें पैसा मिला है, रिसीट हुआ है, रिसीट. और क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते हैं उन ट्रांजैक्शन को जहां पर क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है, जहां पर पेमेंट हुआ है कैश का. डेबिट साइड रिसीट ऑफ कैश, क्रेडिट साइड पेमेंट ऑफ कैश. अब मेरे बच्चे कोई भी कारण से हुआ हो, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, कमीशन मिला, सेल करके पैसा आया, डेटर से पैसा मिला, कैपिटल का पैसा इंट्रोड्यूस किया, कोई भी रीजन से पैसा मिले, सारा का सारा डेबिट साइड में ही आएगा. और कोई भी चीज के लिए पेमेंट करो, सारा का सारा क्रेडिट साइड में आएगा. अमाउंट कॉलम जो है ना, अमाउंट कॉलम वो 3 हो सकता है. सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है. सिंगल मतलब सिर्फ कैश कॉलम या बैंक कॉलम. डबल कॉलम में कैश बैंक, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट. ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक डिस्काउंट, तीनों. तो ये फॉर्मेट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा आप जिस टाइप का कैश बुक बनाओगे. सिंगल कॉलम बनाओगे, सिंगल अमाउंट कॉलम. डबल कॉलम बनाओगे, डबल अमाउंट कॉलम. ट्रिपल कॉलम बनाओगे, 3 अमाउंट कॉलम. डन है बात यहां तक? आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सम स्पेशल इश्यूज. जब आप कैश बुक मेंटेन करते हो, कैश बुक बनाते हो, कुछ स्पेशल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं. कुछ स्पेशल इश्यूज या स्पेशल वर्ड्स आपको सुनने मिलेंगे. पहला वर्ड जो आपका फेवरेट है, कॉन्ट्रा एंट्री. क्या? कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? अगर मैं बच्चे को ये पूछता हूं ना कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, बच्चा मेरे को बोलता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. सर कॉन्ट्रा एंट्री होता है. एक्चुअल में कॉन्ट्रा एंट्री उसको थोड़ी बोलते हैं. कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ऐसा एंट्री या ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका एंट्री एक ही जगह पर डबल एंट्री कंप्लीट हो जाए. ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका डबल एंट्री एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है, एक डेबिट एक क्रेडिट. बट अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जिसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट एक ही अकाउंट में खत्म हो जाए, एक ही जगह पर एलिमिनेट हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं विथ कैश एंड बैंक कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम, तब अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड, जैसे बहुत इजी एग्जांपल, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश जमा किया, बैंक में पैसा जमा किया, जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. तो अगर मैंने कैश और बैंक दोनों कॉलम बना के रखे हैं तो कैश का भी एंट्री इसी में हो जाएगा, बैंक का एंट्री इसी बुक में हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों डबल एंट्री कंप्लीट हो रहा है. इन टाइप के ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के ट्रांजैक्शन.
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मैंने विड्रॉ किया कैश बैंक से, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैंने कैश बैंक दोनों एक ही जगह बना रखे हैं तो एक ही बुक में कैश का भी एंट्री और बैंक का भी एंट्री हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों एंट्री एक जगह पे कंप्लीट हो रहा है। इन टाइप के ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रा एंट्रीज। नॉर्मली दो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, कैश बुक में बोल रहा हूं, कॉन्ट्रा एंट्री और भी बहुत सारा होता है। कैश बुक में दो कॉन्ट्रा एंट्री आपको देखने को मिल सकता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। डन है बात? सर हमको ना बचपन में सर कॉन्ट्रा एंट्री करने में बहुत दिक्कत होता था सर, हम हमेशा उल्टा पुल्टा कर देते थे। एक बार सिखाओ ना ये कॉन्ट्रा एंट्री हम लोग करते कैसे। इधर देखिए, मैं यहां पे आपको सिखाता हूं, देखो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चेक करो, मान लो मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, कैश बैंक, कैश बैंक। पहला ट्रांजैक्शन, मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में। अगर कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक डेबिट होगा क्योंकि वहां पर बैलेंस बढ़ रहा है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो गया, आपने उसको डिपॉजिट कर दिया। होना क्या है? बैंक डेबिट होना है और कैश क्रेडिट होना है। सबसे सिंपल, बैंक के डेबिट साइड में लिख दो 5000, मान लो 5000 रुपया है, और कैश कॉलम क्रेडिट साइड में लिख दो 5000। सबसे पहले अमाउंट बैठाओ। तुमको यह समझ में आना चाहिए उस ट्रांजैक्शन से कैश और बैंक में क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक में तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश वाला एसेट कम हो रहा है, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। अब हम लोग जब भी पोस्टिंग करते थे रेफरेंस हमेशा उल्टे साइड का देते थे। अगर मैंने यहां बैंक में लिखा है 5000, ये बैंक में 5000 क्यों बढ़ा? हमने कैश जमा किया, टू कैश। और लेजर फोलियो कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसका और कोई डबल एंट्री नहीं होना, इसका काम यहीं खत्म हो जाएगा। यहां पे मैंने कैश क्रेडिट किया है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि मैंने बैंक में जमा किया, बाई बैंक। ये हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि एक ही बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों का काम कंप्लीट कर दिया। अब इसका कोई लेजर पोस्टिंग अलग से करने का दरकार नहीं। इन ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री वाले ट्रांजैक्शन। दूसरा एग्जांपल लो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने कैश विड्रॉ किया, मान लो 10,000 रुपया विड्रॉ किया। अगर कैश विड्रॉ किया तो कैश हमारे पास आया, कैश बढ़ेगा, कैश डेबिट, तो कैश के डेबिट साइड में लिख दिया 10,000। और बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 10,000। रेफरेंस उल्टा, कैश क्यों बढ़ा? क्योंकि बैंक से निकाला, टू बैंक। बैंक क्यों कम हुआ? क्योंकि कैश निकाल लिया, बाई कैश। क्योंकि दोनों डेबिट क्रेडिट एक ही जगह पर कंप्लीट हो गया। अब इसका और कोई लेजर एंट्री में पोस्टिंग नहीं होगा। इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। 99% बच्चे को यह पता रहता है कॉन्ट्रा एंट्री बोलते किसको है, कैश डिपॉजिटेड, कैश विड्रॉन, बट ये नहीं होता उसको कॉन्ट्रा क्यों बोलते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब होता है एक ही जगह पर डबल एंट्री कंप्लीट होना, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन का एक ही जगह पर दोनों साइड हम लोग रिकॉर्ड कर ले रहे हैं और कोई जगह पर रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है, इसीलिए इनको बोला गया कॉन्ट्रा एंट्री वाले ट्रांजैक्शंस। कोई बच्चा जिसको डाउट है कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोला जाता है, बचपन में बच्चा सही से पढ़ता नहीं है, बचपन में सिर्फ लर्न करता है, ऐसे कर लेंगे। ये लर्न करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री में आगे चैप्टर्स में जाऊंगा, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट बस सिंपल रखो, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका डबल एंट्री एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए वो कॉन्ट्रा एंट्री है। क्लियर है क्या? एक बात बताइए फटाफट। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, बिल्कुल सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, बात बाकी आपको सब कुछ आता है ऑलरेडी। अगर क्लियर है तो आप मेरे साथ लिखें प्लीज। कॉन्ट्रा एंट्री टर्म is generally used for those transactions whose double entry मतलब both debit and credit aspect,
whose double entry both debit and credit aspect is completed in a single place या single account, whose double entry is completed in a single account, whose double entry gets completed in a single place या single account, full stop. In case of cash book, double column cash and bank, triple column. In case of cash book, double column and triple column, the following two transactions are eligible for contra entry. Following two transactions are eligible for contra entry. Number 1, cash deposited into bank. Journal entry, bank account debit, बैंक बढ़ जाएगा, to cash कम हो जाएगा. Cash deposited into bank. And number 2, cash withdrawn from bank. इसका डबल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये दो ट्रांजैक्शन नॉर्मली कॉन्ट्रा एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं कैश बुक में, बट हर टाइप की कैश बुक में नहीं. वही कैश बुक जहां कैश और बैंक कॉलम एक साथ बना रहे हो, जहां कैश एंड डिस्काउंट बन रहा है, बैंक एंड डिस्काउंट बन रहा है, या सेपरेट कैश और बैंक बन रहा है, वो फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बोला जाता है. डन है? बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता वो कैसे करेगा ये करना, हमेशा पहले अमाउंट प्लेस करो. अगर आप देख रहे हो कैश विथड्रॉन, कैश मेरे पास आया तो कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट, रेफरेंस उल्टे साइड का. कैश कहां से आया? बैंक से, टू बैंक. बैंक कम क्यों हुआ? कैश निकाल दिया, बाई कैश. डन है बात? बिल्कुल सिंपल. आगे चलते हैं. ये वाला थोड़ा जो इशू है ना, ये इशू बचपन में डिस्कस करते थे एक तरीके से, पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर रियल लाइफ में कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा. है क्या? चेक्स रिसीव्ड. चेक्स किससे रिसीव करते हैं? हमारे कस्टमर से, डेटर से. बट डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट. मैंने थोड़ा सा यहां गलत लिख दिया. डिपॉजिटेड ऑन अ लेटर डेट. लेटर डेट मतलब मान लो मेरे को एक स्टूडेंट ने चेक दिया 10 तारीख को, ठीक है. अब चेक का अगर मेरे को पैसा इनकैश करना है तो मेरे को बैंक में जाकर चेक जमा करना होगा, बैंक क्लियरिंग करेगा और पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, ठीक है. मान लो एक बच्चे ने मेरे को चेक दे दिया 1 मार्च को. 1 मार्च हमारे पास टाइम नहीं था, हमारा जो स्टाफ था वो फ्री नहीं था, तो बैंक जाके जमा करने का टाइम नहीं मिला. ये चेक हमने जमा किया कल के दिन या आज के दिन 6 मार्च को. मेरे पास चेक आ चुका था 1 तारीख को, बट मैंने जमा किया 6 तारीख को. अब इसका किस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन को एंट्री करेंगे कैश बुक में, ये हम लोगों को सीखना है, क्योंकि चेक हमारे कैश और बैंक रिसीट से रिलेटेड है, बैंकिंग रिसीट से रिलेटेड है. इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है वो आपको सीखना पड़ेगा. बचपन में हम लोग क्या करते थे? बचपन में मतलब 11, 12 या फाउंडेशन तक क्या करते थे? जब हमें चेक रिसीव होता था, चेक रिसीव, क्योंकि हमने जमा नहीं किया, हमने अपने पास रख लिया, जमा नहीं किया, हमने अपने पास रख लिया, बोला जाता था आपको इसको एक बार ट्रीट कर लो कैश की तरह. ये जो चेक तुम्हारे पास आया है, चेक का बैलेंस बैंक में ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएगा, चेक जमा करना पड़ेगा. जब तक जमा नहीं कर रहे हो ये तुम्हारे कैश जैसा ही है, तो तुम इसको कैश बोल के रिकॉर्ड कर लो अपने कैश बुक में, कैश बोल के रिकॉर्ड कर लो.
और जिस दिन तुम जमा करो ये चेक बैंक में जमा करो तो उस दिन तुम मानना तुमने चेक जमा नहीं किया, तुमने कैश जमा किया। मैं 1 तारीख को एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, मेरे को कैश मिला, चेक मिला है, बट क्योंकि जमा नहीं कर रहा हूं पैसा आज बैंक में नहीं आएगा, तो मैंने एंट्री कर ली कैश टू कस्टमर। और जिस दिन मैंने फाइनली जमा किया, मैंने बोला मैंने चेक जमा नहीं किया, मैंने कैश जमा किया। और 6 तारीख को हम लोग एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बचपन में आपने ऐसा किया है तो 1 तारीख को आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे कैश टू कस्टमर। मान लो 5,000 का चेक है, क्योंकि आपने जमा नहीं किया, अभी मैंने बैंक अकाउंट डेबिट नहीं किया, अभी बोला बैंक में पैसा आ ही नहीं सकता भाई, बिना चेक जमा किए बैंक को थोड़ी सपना आएगा कि चेक कट गया है, तो अभी कैश बोल के लिख लो। जब कैश आप जमा करो, चेक आप जमा करो, उस दिन एंट्री कर लेना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो कैश आपने फालतू का डेबिट किया था, एक्चुअल में तो वो कैश था नहीं, जो कैश आपने फालतू का डेबिट किया था वो कैंसिल होके खत्म हो गया और फाइनली पैसा आपका कहां पर आ गया? बैंक में आ गया। बस आपने क्योंकि 2 अलग अलग दिन पर ये काम किया है, अगर चेक उसी दिन जमा कर देते तो बोल देते ठीक है बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बट क्योंकि आपने बैंक में उस दिन जमा नहीं किया, एक बार इसको आप कैश बोल के रिकॉर्ड कर लो और जिस दिन आप इसको जमा करो आप क्या कर लेना? आप कॉन्ट्रा एंट्री कर लेना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या होगा? कैश जो पहले डेबिट हुआ वो नलीफाई हो जाएगा, काम खत्म, क्योंकि कैश हमारे पास एक्चुअल में आया भी नहीं था और जो हमारा चेक हमने जमा कर दिया वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन जर्नल में क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए मेरे को दोनों दिन के बारे में सोचना पड़ता है, 1 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा। बट रियल लाइफ में पता है ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में कोई भी एंटिटी ऐसा काम नहीं करती, क्योंकि चेक रियल में कैश जैसा नहीं होता। चेक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली होता नहीं है जो कैश की तरह यूज कर सके। अगर मान लो मेरे पास एक चेक आया है, मान लो पवन ने मुझे चेक दिया है फीस का, अब पवन चेक काट के देता है अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक हम किसी को दे भी देंगे तो पैसा वो मेरे अकाउंट में ही घुसेगा और किसी के अकाउंट में जा नहीं सकता। तो चेक कैश जैसा ट्रांसफरेबल हो जरूरी नहीं है। अगर चेक बियरर नेचर का होता ना, बियरर जहां पे किसी का नाम मेंशन नहीं है, जो जमा किया उसी को पैसा मिल जाएगा, उस केस में तो चेक बिल्कुल कैश जैसा है। बट अगर चेक अकाउंट पे ही हो गया तो फिर आप किसी के हाथ भी जमा करा लो, पैसे मेरे ही अकाउंट में आएंगे, पैसे आपके अकाउंट में आ नहीं सकते। क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग अकाउंट पे ही चेक जैसे चेक से डील करते हैं, इसीलिए रियल लाइफ में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आपको चेक मिला 1 तारीख को, आपने जमा लिटरली किया 6 तारीख को, आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए आप क्या करते हो? आप पहले एंट्री करते हो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और जिस दिन चेक आप जमा करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। हम लोग इसको कैश नहीं लिखते, हम लोग इसको चेक इन हैंड बोल के लिखते हैं। नॉर्मली ये सब भी कब किया जाता है पता है? जब चेक मिला इस साल, जमा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हुआ, हमको 31 मार्च को चेक मिला, उस दिन बैंक बंद रहता है, हम चेक जमा नहीं कर पाए, हमने 2 अप्रैल को चेक जमा किया, तो आज चेक इन हैंड बोल के लिख लेंगे और नेक्स्ट ईयर इस चेक को घुमा के बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर देंगे। अगर सेम साल ही करते हैं ना, तो जिस दिन चेक आता है उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू सीधा कस्टमर कर लेते हैं। हम लोग चेक्स इन हैंड भी नहीं लिखते हैं रियल लाइफ में। ये भी हम लोग करते हैं नॉर्मली ईयर एंड पे, ताकि समझ में आए कि पैसा इस साल बैंक में नहीं घुसा है, नेक्स्ट ईयर बैंक में घुसेगा। इस साल चेक आया जो नेक्स्ट ईयर हमने जमा किया है। चेक इज इक्वल टू बैंक, चेक इज इक्वल टू बैंक। आज नहीं जमा किए, कल करेंगे तो पैसा बैंक में आ जाएगा, इसमें डरने का बात नहीं है। अगर डिसऑनर भी हुआ तो डरना नहीं है, उस डेटर से पैसा मांगेंगे वापस, मेरा लीगल राइट उस डेटर पे रहेगा। अगर चेक डिसऑनर हो जाएगा तो डिसऑनर का प्रॉब्लम नहीं है। इस चेक को मैं कैसे अकाउंट फॉर करूं? आपने बचपन में सीखा था चेक को कैश लिख लो फिर कॉन्ट्रा एंट्री कर दो। रियल लाइफ में वो काम होता नहीं है। रियल लाइफ में अगर हमें करना है, हम चेक्स इन हैंड टू कस्टमर करते हैं, जब चेक जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड कर देते हैं। और नॉर्मली अगर उसी साल के अंदर जमा कर दिया, 2-3 दिन का डिले है, तो हम क्या करते हैं? सीधा बैंक टू कस्टमर। हम ये चेक्स इन हैंड वगैरह का काम ही नहीं करते हैं। जो छोटे मोटे एंटिटीज होते हैं जिनके पास ज्यादा ऐसे इस टाइप के चेक्स जमा नहीं रहते, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए, आया जमा कराओ ताकि बैंक में बैलेंस आए और उसको यूज कर सके,
तो नॉर्मली हम लोग डिले करते नहीं, अगर एक आध बार डिले होता है तो भी हम लोग चेक्स इन हैंड यूज नहीं करते, हम लोग सीधा बैंक टू कस्टमर करके छोड़ देते हैं, और वो चीज हम लोग को बीआरएस में पता चल जाता है कि हमने चेक जमा लेट किया, इसीलिए लेट क्लियर हुआ, इसीलिए बैंक के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। क्लियर है क्या बात? ये हम लोग करते हैं रियल लाइफ में, ये आपने बचपन में सीखा था। मेरे को अब दोनों सिखाना पड़ेगा क्योंकि आप इंटर लेवल पे आ गए हो। कोई आपसे पूछे तो आप वो बचपन वाला इनसेंसिबल आंसर नहीं देख के अच्छा वाला सेंसिबल आंसर दे सके। क्लियर है क्या सबको? एक बार बताइए। मैं दोनों चीज लिखाऊंगा, आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। फटाफट बताइए, क्लियर है क्या? वेरी गुड। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे डिस्कशन है, एग्जाम वाइज उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्योंकि नॉर्मली पूछता नहीं है, बट रियल लाइफ में ये चीज इंपॉर्टेंस रखती है। इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले तो आपको आंसर पता होना चाहिए। गुड, लिखिए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ। एग्जाम्पल, चेक रिसीव्ड for rupees 10,000 from पवन। पवन मेरा कस्टमर है, ठीक है ना, on 1st March but deposited on 6th March। डिपॉजिटेड ऑन 6th March, ये लिखा रहा हूं एग्जाम्पल, इससे क्लियर रहेगा। दो तरीके से आपने सीखा है, मैं दोनों तरीके साइट करूंगा। एक, टिल नाउ आप क्या करते थे? 1 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू पवन 10,000, चेक इन हैंड ट्रीटेड एज कैश। अभी तक आप यही करते थे, चेक इन हैंड ट्रीटेड एज कैश। 6 तारीख को जब आपने जमा किया चेक, क्योंकि ट्रीट किया था कैश जैसे, तो अब ये मत बोलो चेक जमा किया, बोलो कैश जमा किया। कैश जमा किया तो जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो गया? कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन। क्योंकि 2 अलग अलग दिन पे हो रहा है तो क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि हम लोग जर्नल मेंटेन करते हैं, उसके कारण हमें ये 2 एंट्री करनी पड़ रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो गया कॉन्ट्रा। जिस दिन चेक मिला कैश की तरह लिख लिया, और फिर जब क्या चेक जमा किया, चेक जमा नहीं किया, कैश ही जमा किया, क्योंकि उसको ट्रीट क्या किए थे? कैश ट्रीट किए थे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका एक्चुअल ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए? 1 तारीख को आपको चेक मिला तो आप एंट्री करो, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पवन। पवन से चेक मिल गया तो पवन अब डेटर नहीं है। अगर आप बोलोगे सर कुछ भी एंट्री मत कीजिए अभी, क्योंकि सर अभी तो चेक जमा नहीं किया ना, जब जमा करेंगे तब कर लीजिएगा बैंक टू पवन। अगर 1 तारीख और 6 तारीख के बीच में मालिक हिसाब मांगा तो मालिक बोलेगा पवन से पैसा ही नहीं आया, मालिक पवन को फोन करके गाली गलौज कर दिया, पैसा कब दोगे यार? फिर तुम बोले मालिक चेक आ चुका है, हमने जमा नहीं किया, तो बोला भाई चेक आ चुका है, ये चीज लिखोगे तो कहीं। इसीलिए हम लोगों को लिखना पड़ता है, क्योंकि पवन ने अपना पैसा दे दिया 1 तारीख को, हमने जमा नहीं किया है, तो हमने पवन को क्रेडिट कर दिया कि भाई डेटर से पैसा आ चुका है। 6 तारीख बैंक अकाउंट डेबिट, जब बैंक में जमा किया, 2 चेक्स इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट 2 चेक्स इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट 2 चेक्स इन हैंड। मेरे हिसाब से ये लिखवाने का तरीका बिल्कुल आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से हम लोग रियल लाइफ पे काम करते हैं।
दो स्पेशल इश्यूज डिस्कस किया, एक कॉन्ट्रा और दूसरा चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड लेटर। इसका क्यों डिस्कशन करना पड़ा? क्योंकि हम लोग जर्नल क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करते हैं, तो यहां पर एक ही ट्रांजैक्शन में दो ट्रांजैक्शन, जिस दिन चेक मिला और जिस दिन चेक जमा किया, तो दोनों को समझना पड़ेगा। वेरी गुड। चिराग पूछ रहे भैया एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? चिराग, नंबर 1, एग्जाम में पूछेगा नहीं। अगर तो भी एग्जाम में कैश बुक दे दिया और करना है तो तुम यही कर लेना, ये वाला जो बचपन का था, ये वाला कर लेना, ठीक है बात? अगर आ गया तो ये वाला करके आ जाना, एग्जाम के लिए ये सही है, ठीक? अब लास्ट पॉइंट कंप्लीट लेजर पोस्टिंग। हम लोग हर सब्सिडरी बुक में क्या सीखे? सबसे पहले व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। दूसरा हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे उसका रिकॉर्डिंग होगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा। और तीसरा लेजर पोस्टिंग। तो अब हम लोग तीसरे में आ रहे हैं, लेजर पोस्टिंग में। बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनना ध्यान से। हमारे पास टोटल 3 कॉलम हो सकते हैं कैश बुक में, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश बुक को हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, ध्यान से। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन आते जाएगा हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। मान लो एक बेसिक ट्रांजैक्शन, मैंने सेल्स किया 10,000 रुपए का गुड्स, कैश मिला, तो मैंने एंट्री कर दिया कैश टू सेल्स और 10,000 रुपया कैश कॉलम में दिखा दिया, ठीक है बात? जैसे ही मैं यहां पर एंट्री करूंगा जर्नल में, अब कैश में तो मैंने एंट्री कर दिया, मेरे को सेल्स में एंट्री करना होगा। मैं लेजर में सेल्स अकाउंट में जाऊंगा, सेल्स अकाउंट में जाऊंगा और लेजर के सेल्स अकाउंट में लिखूंगा बाई कैश। क्या लिखूंगा? लेजर के सेल्स अकाउंट में लिखूंगा बाई कैश 10,000। 10,000 डन है बात? श्रुति बोल रही है, श्रुति मैं 2 मिनट बाद आपका डाउट लूंगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने यह सीखा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन में कैश बुक में लिखते जाऊंगा, अगर कॉन्ट्रा है तो उसका तो डबल एंट्री यहीं कंप्लीट हो गया। अगर कॉन्ट्रा को छोड़ के नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, कैश मैंने यहां लिख लिया, तो जो उसका ऑपोजिट साइड है, सेल्स, कैपिटल, एक्सपेंस, कुछ भी, वो मैं सीधा उस अकाउंट में एंट्री करते जाऊंगा, पोस्टिंग करते जाऊंगा। मान लो मैंने गुड्स परचेज किया 2,000 का और पेमेंट किया मान लो चेक से, मैं यहां लिखूंगा बाई परचेज, क्रेडिट साइड 2,000 रुपया बैंक कॉलम में आ गया, चेक से मैंने पेमेंट किया। जैसे ही यहां मैंने क्रेडिट किया बाई परचेज, मैं परचेज अकाउंट में जाके पता है एंट्री क्या करूंगा? टू बैंक। परचेज अकाउंट में एंट्री कर दूंगा टू बैंक। यानी कैश बुक में जो लेजर पोस्टिंग हम लोगों को सीखना है, सबसे पहले समझना है जो ट्रांजैक्शन हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम लोग उस लेजर अकाउंट को लेजर में जाके डेबिट या क्रेडिट करते जाएंगे। यहां पे मान लो मैंने कोई एक्सपेंस का पेमेंट किया, बाई एक्सपेंस कैश में किया 5,000। जैसे यहां पे एक्सपेंस क्रेडिट साइड में आया, अब एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा और वहां पे डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश 5,000, टू कैश 5,000। तो पहला लेजर पोस्टिंग ये सीखना है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो हमारा दूसरा अकाउंट है उस अकाउंट में जाके हमें लेजर पोस्टिंग करते जाना है। सबसे पहले ये समझना है। इसको हम लोग पता है क्या बोलते थे? इंडिविजुअल अमाउंट। जो ट्रांजैक्शन होते जा रहा है उसका इंडिविजुअल अमाउंट का क्या करेंगे? उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाके डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। अगर कैश डेबिट हुआ है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हुआ है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहला लेजर पोस्टिंग ये हो गया। दूसरा, जब सारा ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, अब हम लोग कैश बुक को बंद करके टोटल करेंगे। कैश बुक क्योंकि लेजर की तरह बनता है, इसका टोटल करने का तरीका भी बिल्कुल लेजर की तरह। जैसे कि देखो कैश कॉलम को मैं क्या कर रहा हूं, कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल है 20,000, ये हायर है, दोनों साइड में हायर है, मैं यहां पर भी लिख दूंगा 20,000 जैसे लेजर में करता हूं।
फिर क्रेडिट साइड छोटा है तो यहां पर मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, यहां लिखूंगा बाई बैलेंस CD 10,000, जो बैलेंसिंग फिगर है 20 में 10 था तो 10,000 आ गया। ऑपोजिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस BD 10,000। मतलब कैश कॉलम ऑफ कैश बुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बिल्कुल लेजर की तरह टोटल और बैलेंस होगा, जो ऑलरेडी मैंने तुमको लेजर अकाउंट में सिखा दिया। क्योंकि यहां पे हम लोग बिल्कुल लेजर की तरह टोटल और बैलेंस कर रहे हैं। अब आपको अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो कैश बुक का कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, ये बिल्कुल कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी काम साथ साथ में करेगा, क्योंकि ये साथ साथ में काम करता है। इसीलिए कैश बुक को बचपन में एक नाम सीखा होगा, जर्नलाइज्ड लेजर। क्या बोलते हैं? जर्नलाइज्ड लेजर। जर्नल बिकॉज यहां पे कैश के ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर क्योंकि यहां का जो कैश और बैंक कॉलम है, ये बनाने के बाद आपको अलग से कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि यहां पे पोस्टिंग भी हो गया, टोटलिंग भी हो गया और बैलेंसिंग करके बैलेंस भी निकल जाएगा। दूसरा सब्सिडरी बुक में ये नहीं हो रहा था। परचेज बुक जब मैंने सिखाया था, ये देखो, परचेज बुक जब मैंने आपको सिखाया था, मैंने परचेज बुक के लेजर पोस्टिंग में क्या बोला था? इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन क्रेडिटर में डाल दो, टोटल अमाउंट परचेज अकाउंट में डाल दो। मतलब परचेज बुक जर्नल था, लेजर में हमने अलग से परचेज अकाउंट बनाया था। सेल्स बुक जर्नल था, लेजर में हमने सेल्स अकाउंट अलग से बनाया था। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब में हमने अलग से अकाउंट बनाया था उस रेस्पेक्टिव बुक के लिए। बट कैश बुक में क्या होता है ना, हम लोग यहां पर जो एंट्री करते हैं वो बिल्कुल लेजर के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि लेजर के फॉर्म में पोस्टिंग हो रहा है, बैलेंसिंग हो रहा है, टोटलिंग हो रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है। अलग से लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। यहीं पे बैलेंसिंग करके हम लोग कैश का बैलेंस निकाल के काम कर लेंगे। अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बताने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए कैश बुक का नाम पड़ गया जर्नलाइज्ड लेजर। ये एक जर्नल भी है और ये लेजर का भी काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जर्नलाइज्ड लेजर। जर्नलाइज्ड लेजर। तो देख अभी तक क्या सिखाया? दो चीज सिखाया, ध्यान से सुनना। दो चीज सिखाया, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं रहता है। तुम जाके अपने फ्रेंड से पूछ लो, भाई कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर पोस्टिंग क्या करते हैं? वो बोलेगा भाई ये क्या सीखना है, ये तो हम लोग कभी सुने ही नहीं, ये तो होता ही नहीं है कुछ, इसमें क्या सीखने का है, ये तो कभी हमने सीखा ही नहीं है बचपन से। ये सीखना जरूरी है, क्योंकि रियल लाइफ में कैश बुक भी बनेगा, लेजर भी बनेगा, तुमको दोनों पता होना चाहिए। तुम एक CMA बन के जाओगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, वहां जाके तुमसे कोई पूछा बताओ क्या करते हैं, तुम प्रोफेशनल हो, तुम बोले हमने तो सिर्फ कैश बुक बनाना सीखा है, लेजर क्या होता है हमको पता नहीं, आप चेक कर लीजिए, तो आप पे सब हंसी उड़ाएगा। सीखना जरूरी है। मैंने दो चीज बोला। नंबर 1, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे, जो रेस्पेक्टिव अकाउंट है उसमें हम लोग लेजर अकाउंट में जाके डबल एंट्री कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल, कैश टू सेल्स किया, सेल्स में जाके बाई कैश करो। परचेज क्रेडिट साइड में किया, बाई परचेज, परचेज में जाके टू कैश करो। कैपिटल आया, कैश टू कैपिटल, कैपिटल में जाके बाई कैश करो। एक्सपेंस का पेमेंट किया, एक्सपेंस टू कैश, यहां क्रेडिट किया, एक्सपेंस अकाउंट में जाके डेबिट करो। मतलब जैसे जैसे यहां रिकॉर्डिंग होगा, लेजर में उस अकाउंट में आप डबल एंट्री का पोस्टिंग करते रहो। डन है बात? जो दूसरा साइड है। फिर मैंने दूसरा सिखाया, जो कैश कॉलम और बैंक कॉलम है वो बिल्कुल लेजर की तरह मेंटेन होगा। टोटलिंग, बैलेंसिंग जैसे हम लोग लेजर में करते थे बिल्कुल यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे वही सब काम कर रहे हैं। अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं। आपका कैश बुक दोनों का काम करेगा, जर्नल का भी और लेजर का भी। इसीलिए कैश बुक को नाम दिया गया जर्नलाइज्ड लेजर। बट ध्यान रखना यह है, डिस्काउंट कॉलम के साथ ऐसा नहीं होगा। मान लो आपने डिस्काउंट अलाउ किया 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। आपने डिस्काउंट रिसीव किया 40 रुपया, 70 रुपया, 110 रुपया। जब मैं डिस्काउंट कॉलम का टोटल करूंगा ना, डिस्काउंट कॉलम सिर्फ टोटल करके छोड़ दिया जाएगा, और टोटल भी वो लेजर जैसा नहीं, नॉर्मल टोटल। डेबिट साइड में 100 है तो 100, क्रेडिट साइड में 110 है तो 110। इसका कारण क्या है पता है? डेबिट साइड का डिस्काउंट होता है डिस्काउंट अलाउड,
क्रेडिट साइड का डिस्काउंट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये दो अलग अलग नेचर के आइटम है, एक खर्चा एक इनकम, इसीलिए हम लोग इनको कभी बैलेंस नहीं करते हैं। हम लोग डिस्काउंट अलर्ट को अलग टोटल, डिस्काउंट रिसीव्ड को अलग टोटल करते हैं। और पता है क्या करना पड़ता है, एंड में जाके हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यहां पे क्योंकि ये खर्चा है, हम जाके डेबिट साइड में लिख देते हैं टू सन्ड्रीज। अगर आपको डिटेल चेक करना है, कैश बुक में चेक कर लो किसके किससे डिस्काउंट मिल, किसको डिस्काउंट अलाउ किया है। सीधा टू सन्ड्रीज 100 रुपया। एक हम लोग डिस्काउंट रिसीव कॉलम बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाएंगे, और उसमें जाके सीधा हम लोग एंट्री पोस्ट कर देंगे। उस टोटल का पोस्टिंग कर रहे हैं बाई सन्ड्रीज, कितना रुपया, 110 रुपया। डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अकाउंट का काम नहीं करता। डिस्काउंट अकाउंट आपको लेजर में अलग से बनाना पड़ता है। डेबिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है वो डिस्काउंट अलाउड बोल के चला जाएगा। क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम है उसका टोटल डिस्काउंट रिसीव बोल के चला जाएगा। सर ये डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड का एक ही साइड आपने पोस्ट किया, दूसरा साइड जिस डेटर को डिस्काउंट अलाउ किया, जैसे ही डिस्काउंट अलाउ किया, मान लो 100 रुपया मिलना था, 80 दिया, 20 डिस्काउंट, उसके अकाउंट में बाई, डेटर के अकाउंट में बाई कैश 80, बाई डिस्काउंट अलाउड 20। हमने यहां एंट्री किया होगा टू डेटर। कैसे एंट्री किया होगा, 80 यहां, 20 यहां, 100 हो गया। तो अब डेटर के अकाउंट में बाई कैश 80, बाई डिस्काउंट अलाउड 20। डेटर के अकाउंट में ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड चला जाएगा जैसे ही आप यहां पे एंट्री करोगे। बट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आप बार बार पोस्टिंग नहीं करोगे। सीधा जो पीरियोडिक टोटल आएगा, जो हमने सीखा था परचेज बुक में, सेल्स बुक में, जो पीरियोडिक टोटल आएगा वो एक बार में डेबिट या क्रेडिट कर दीजिएगा। तो बोला जाता है डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नॉट बैलेंस, इट इज ओनली टोटल्ड, इट इज ओनली टोटल्ड। नॉर्मल टोटल करके छोड़ दो, और फिर हम लोग डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जो डिस्काउंट अलाउड कॉलम का टोटल है वो डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा, जो डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में चला जाएगा। तो ध्यान से जैसे जैसे एंट्री होगा इंडिविजुअली लेजर अकाउंट में पोस्ट करते जाना, जिस जो भी आपका लेजर अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। डेटर से पैसा आया तो कैश में टू डेटर किया, डेटर में बाई कैश करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है बात। फिर कैश और बैंक के लिए अलग से कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, वो आपका काम सारा यही हो जा रहा है, इसीलिए जर्नलाइज लेजर बोल रहा हूं। तीसरा, डिस्काउंट कॉलम को हम लोग सिर्फ टोटल करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम का जो टोटल है वो चला जाएगा डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड का जो डिस्काउंट कॉलम का टोटल है वो चला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले बताइए यहां तक क्लियर है क्या सबको? ये सब सीखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत बच्चों को नॉर्मली अगर बचपन में सीखा नहीं है तो ये सब पता नहीं होता है, पता भी होता है तो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं लॉजिकली ये क्यों हो रहा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करना है? क्या सारे बच्चों को समझ में आया किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करना है? अगर आप बोलोगे समझ में आ गया, तो मैं कुछ पूछ रहा हूं उसका आपको आंसर देना है। मैं कुछ पूछ रहा हूं उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। मान लो हमने एक क्रेडिटर को पे किया, ठीक है। टोटल 10,000 अमाउंट था, हमने टाइम से पहले पेमेंट किया, बोला 9,800 दे दो, 200 डिस्काउंट। मान लो सिर्फ ये एक ही ट्रांजैक्शन है। कैसे लेजर पोस्टिंग होगा आप बताइए? कैसे लेजर पोस्टिंग होगा आप बताइए? पहले आप बताओगे क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखेंगे, फिर आप बताओगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्या लिखोगे। कैश अकाउंट तो अलग से बनाना नहीं पड़ता तो उसको छोड़ो। क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखोगे ये बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या लिखोगे ये बताओ। मैं तुमको 2 मिनट का समय देता हूं, देखता हूं तुमने कितना सीखा मेरे से।
सारे बच्चे बोल रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं सर, क्रेडिटर अकाउंट में 2 कैश होगा। सारे बच्चे सिर्फ बोल रहे हैं क्रेडिटर में 2 कैश होगा। अविनाश ने एक बहुत अच्छा बात बोला, अविनाश मेरा भाई, वो लिखता है सर क्रेडिटर में 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव। श्रेष्ठ भी लिखता है क्रेडिटर में 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी गुड अविनाश एंड श्रेष्ठ, वेरी गुड अविनाश एंड श्रेष्ठ, वेरी गुड भाविका। अब जाके आप लोग कंप्लीट कर रहे हो। क्रेडिटर में सिर्फ 2 कैश नहीं आएगा, क्रेडिटर में पता है 2 चीज आएगा। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट 2 कैश 9,800, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 200। तब जाके ना दोनों का एंट्री हुआ। खाली 2 कैश करने से कैसे होगा? नहीं होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या करेंगे सर? डिस्काउंट रिसीव्ड में अभी कुछ मत करना। मान लो पूरे साल का सिर्फ एक ही डिस्काउंट है और टोटल भी 200 आया, तो सर फिर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में जाके ये हमारा इनकम है, क्रेडिट साइड में लिख देना बाई सन्ड्रीज। समीर बोल रहा था बाई कैश, बाई कैश नहीं होगा समीर, बाई सन्ड्रीज 200 रुपीज। बाई कैश क्या चीज का? हमने तो कैश, हमें कोई कैश थोड़ी मिला, हमें तो डिस्काउंट मिला, तो बाई कैश नहीं होगा, बाई सन्ड्रीज होगा 200 रुपीज। अब सबका कॉन्सेप्ट ठीक है। क्रेडिटर में 2 कैश 2 डिस्काउंट 9,800 और 200, और डिस्काउंट रिसीव में पूरे महीने का, पूरे वीक का, पूरे पीरियड का टोटल करके बाई सन्ड्रीज लिख देंगे 200। अगर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है तो सीधा बाई सन्ड्रीज 200, अगर और भी है तो सबका टोटल करके बाई सन्ड्रीज। क्लियर है आप लोगों को? मेरे को समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। लिखे मेरे साथ, लिखे मेरे साथ। कैश एंड बैंक कॉलम लिखो। नंबर 1, आफ्टर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजैक्शन in cash oblique bank column, in cash oblique bank column, the concerned ledger account, the concerned ledger account shall be simultaneously posted, shall be simultaneously posted। कैश में डेबिट किया है तो उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कैश में क्रेडिट किया है तो उस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कैश टू सेल्स तो सेल्स में बाई कैश, परचेज टू कैश तो कैश में बाई परचेज, तो परचेज में क्या आ जाएगा? टू कैश। साइमल्टेनियसली आपको पोस्ट करना है। ध्यान रखना, कॉन्ट्रा एंट्री का कोई पोस्टिंग नहीं होगा। कॉन्ट्रा में तो कैश बैंक यही पोस्ट हो गया, उसको और कहीं पोस्ट करने का जरूरत नहीं है। कंसर्न्ड लेजर अकाउंट शैल बी साइमल्टेनियसली पोस्टेड। हिमांशु, हम लोग क्रेडिटर का नाम वहां पे नहीं लिखते क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली नहीं करते डिस्काउंट का पोस्टिंग। डिस्काउंट का पोस्टिंग पीरियड, पूरे पीरियड का एक साथ किया जा सकता है। जैसे परचेज और सेल्स में भी 2 सन्ड्रीज किए थे, 2 क्रेडिटर 2 क्रेडिटर 2 क्रेडिटर नहीं किए थे, क्योंकि पूरे पीरियड का एक साथ टोटल पोस्ट कर रहा हूं। महिमा उसका नेम नहीं लिखेंगे दीदी, 2 सन्ड्रीज लिखेंगे। डन। नंबर 2, cash and bank column, cash and bank column of cash book, cash and bank column of cash book will act as cash account and bank account in ledger, will act as cash account and bank account in ledger. It will be totaled and balanced in same way as a ledger account, as a ledger account, as a ledger account. Full stop. There is no need to prepare cash account and bank account
फुल स्टॉप। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट अलग से कुछ बनाने का अब जरूरत नहीं है, वो कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम करेगा, बैंक अकाउंट का काम करेगा, फुल स्टॉप। सिंस कैश बुक acts as both journal and ledger, both journal and ledger, it is known as journalized ledger, it is known as journalized ledger। ये वर्ड सबने सुना होगा, अब ये वर्ड समझ में भी आना शुरू हो जाना चाहिए। कैश और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बिल्कुल कैश अकाउंट बैंक अकाउंट का काम करता है, बनता भी लेजर जैसा ही है, टोटल भी वैसे ही, बैलेंस भी वैसे ही, तो अलग से कोई नया कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। इसीलिए कैश बुक को हम लोग जर्नलाइज्ड लेजर भी बोलते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर भी बोलते हैं। तो इसका हो गया लेजर पोस्टिंग। ऐसे जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जाए कंसर्न अकाउंट में पोस्टिंग करते जाओ। कैश और बैंक का कोई रीपोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है, वो लेजर अकाउंट का ही काम कर रहा है। डन। डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक will be totaled at the end, will be totaled at the end, and they are not balanced, they are not balanced, they are not balanced। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट अकाउंट है, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्कुल दो अलग चीज है, एक एक्सपेंस एक इनकम, तो इसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, फुल स्टॉप। नंबर 2, the total of discount column on debit side, the total of discount column on debit side will be posted to debit side of discount allowed account, will be posted to debit side of discount allowed account। खर्चा है ना, खर्चा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो जाएगा। सर एक कंफ्यूजन है सर, यहां पर भी डेबिट वहां पर भी डेबिट, तो सर डबल एंट्री कैसे हुआ? मेरे बच्चे वापस सुन ले, मेरे बच्चे वापस सुन ले। जब मैंने तुमको ये एग्जाम्पल दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर अकाउंट में पोस्टिंग कहां हुआ? डेबिट साइड में। अगर क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट हो रहा है तो फिर डिस्काउंट रिसीव्ड के कहां पोस्ट होगा? क्रेडिट साइड में, तभी तो डबल एंट्री मैच करेगा। तुम इसको और इसको चेक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सर इधर भी क्रेडिट उधर भी क्रेडिट, से डबल एंट्री कहां हुआ? अरे डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड सिर्फ मेमोरेंडम कॉलम है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड रिसीट से रिलेटेड है, इसीलिए वो डेबिट साइड में बनाया गया। जब मैं डेटर अकाउंट में एंट्री करूंगा तो बाई कैश बाई डिस्काउंट अलाउड, वहां पे क्या किया? क्रेडिट, तो डिस्काउंट अलाउड में क्या होगा? डेबिट होगा। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड विल बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। नंबर 3, द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड will be posted to credit side of discount received account, will be posted to credit side of discount received account। discount received मेरा इनकम है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा इनकम है तो वो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, मैंने क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट कॉलम के बाद डिस्काउंट अकाउंट बनेगा, बट कैश और बैंक का अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरा टोटल और बैलेंस होता है जैसा आप एक नॉर्मल लेजर अकाउंट को करते हो। ये सब चीजें नॉर्मली बच्चे सीखते नहीं है,
इंटर लेवल पे सर भी सोचते हैं कि बच्चों को तो ये सब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है सर को नहीं आता, सर को सबको आता है। बट क्या होता है, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली बच्चा ये सब सीख के आया होगा, इसीलिए ये सारे बातें नॉर्मली हम लोग क्लास में करते नहीं हैं। बट मुझे पता है ना बच्चा कितना गहराई में है, इसीलिए मैं चाहता हूं एक बार डिस्कस कर दूं भाई, जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं आता कम से कम सीख जाएगा। ये सब के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इंटर लेवल की बात कर रहा हूं मैं, फाउंडेशन की नहीं, इंटर की। क्लियर है क्या यहां तक? अब जाके मेरा पूरा बेसिक्स कंप्लीट हुआ। कोर बेसिक्स में लगा 5 क्लास, और अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह में लगा 5 क्लास। टोटल मिला के हम लोगों को लगा 10 क्लास। अब बताओ, सच सच बताना सारे बच्चे, मेरे से फाउंडेशन पढ़े भी बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ नहीं भी पढ़े हैं, क्या ये 10 क्लास देके आपको कुछ नया सीखने को मिला? क्या एक माइंड खुला कि जो अकाउंट्स में कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा, ये एक बेसिक आपको समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे बताओ। और अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं सर ये सब तो पहले से ही पता था, आप बताए तो कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं हुआ, वो भी बोलो, देखे कौन सा बच्चा है मेरा इतना तेज। अब्दुल राजा बोल रहा है सर सर जब इतना टाइम लग ही गया है तो एक क्वेश्चन भी करा दो कैश बुक का। अरे यार क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तुम लोगों को क्वेश्चन अगर चाहिए, मैं आज एक क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में, तुम लोग वो कर लेना, मेरे को भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। समीर बोला बचपन में सर आपसे ही पढ़े थे, बट सर अभी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि समीर बचपन में तू पढ़ता नहीं था, बदमाश। अब तुम देखना, जब मैं चैप्टर में जाऊंगा ना, इंट्रोड्यूस करूंगा तुमको चैप्टर, तुम देखोगे कितना इजीली तुमको डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा है। तुम खुद बोलोगे भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको इतना टफ लगता था, बट अब जर्नल एंट्री करते हैं तो भैया सिंपली जर्नल हो जाता है, अब लगता ही नहीं है कि जर्नल कुछ याद करने का है। अगर तुम वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लोगे, आई चैलेंज, एक जर्नल एंट्री लर्न करने का जरूरत नहीं है पूरे सिलेबस में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो बचा कुचा काम कर लेते हैं। आज मेरे को नहीं लगता है मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जा पाऊंगा, और 10-15 मिनट के लिए मैं जाऊंगा भी नहीं किसी चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर लूंगा। तो एक ऐसा लगेगा भी पूरा 10 क्लास हो गया बेसिक्स का, अब 11वां क्लास से चैप्टर। ओके महिमा, चलिए उसका रिकमेंडेशन कम से कम आपको अब गलत नहीं लगा होगा। पहले तो ऐसा लगता है जाए कि नहीं जाए, उस सर का नाम भी बहुत सुना है, उस सर का नाम भी बहुत सुना है, ये होता है रे। अभी अभी जो स्टेज है, हमने जो अपना प्लेटफॉर्म बनाया, खड़ा किया है, अभी कुछ साल टाइम लगेगा, जिसके बाद बच्चे जब आप लोग पास हो जाएंगे ना, तो फिर आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे भाई आंख बंद करके चला जा। जब तक बच्चा पढ़ता नहीं है तब तक उसके मन में डाउट रहता है सर के पास जाए कि नहीं जाए। सर नया नया स्टार्ट किया, नया तो अब क्या हो गया, 2-3 साल हो गया है मेरे को, फुल फ्लेजेड सीए में इंटर 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 4-5 बैच मैंने पढ़ा लिए हैं। बट बच्चे को जब तक ये नहीं होता ना, जब वो खुद नहीं कर लेता, तब तक उसको डर लगता है जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। आने के बाद बच्चा बोलता है हाँ यार अलग लेवल पे चल रहा है सब कुछ, बट जब तक आता नहीं है तब तक जाए कि नहीं जाए, सर वहां पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो होता है ऐसा। इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं ये ट्रुथ कि बच्चे को कोई भी जगह में पैसा देने से पहले बहुत सोचता है बच्चा। मैं भी कोई चीज में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोचता हूं, गलत बिल्कुल नहीं है। पवन थैंक यू, थैंक यू। पवन तो मेरे से पहले फाउंडेशन भी पढ़ा है, पवन तो जानता भी है। कैशबुक का नोट्स मिस हो गया शायंतो का, शायंतो डोंट कराई, शायंतो ये लो, क्या मिस हो गया शायंतो?
ये तो पूरा जर्नी बताएगा महिमा और श्रेष्ठ। अभी हमने स्टार्ट किया है, मैं अभी ज्यादा कुछ इसको लेकर नहीं बोलूंगा। जर्नी स्मूथ होना बहुत जरूरी है। एंड मैं ये बहुत बड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने चाहता हूं कि ये जो लाइव क्लासेस ऑनलाइन होती है ना, दीज आर नॉट जस्ट ऑनलाइन क्लासेस लाइक यू हैव सीन इन कॉलेजेस और समवेयर एल्स। These are really interactive classes and these really help and these are a big substitute of the face to face classes. और मैंने जैसे आपको बोला, अगर मेरा लाइव क्लास भी होगा तो फेस टू फेस के साथ मैं ऑनलाइन हमेशा अब कंटिन्यू करूंगा। इसके लिए मैं खुद का एक प्लेटफॉर्म भी डेवलप करना चाहता हूं जहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सीमलेसली ये क्लासेस कर सकूं। उसके ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट भी मैं करूंगा, बट ये मैं हमेशा कैरी ऑन करना चाहता हूं। ये एक अवेयरनेस फैलाने का मैं चाहता हूं कि घर बैठे भी पढ़ाई हो सकती है। और आज के दिन अगर बच्चा कहीं दूर दराज एरिया में, उसको कलकत्ता आने का बड़ा बर्डन लेने का जरूरत नहीं है। घर बैठ के भी तू पढ़ाई करना चाहे तो इजीली कर सकता है। शायन तो हो गए फटाफट। आज तुम लोगों को, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम बचेगा, अब मैं एक लेवल पे आ गया हूं, 10 क्लास हमने कर ली है। तुमको सिखाऊंगा पढ़ना कैसे है, सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स भी, अदर सब्जेक्ट्स को भी कैसे मैनेज करना है, ग्रुप 1 की ग्रुप 2 की दोनों ग्रुप किस तरीके से चलना है, अपने सारा वो कर ले एक बार, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि अब आप क्लासेस चैनलाइज कर लो एंड एक पेस में आगे बढ़ सको। तुम लोगों को एक बात बताऊं, तुम लोग हंसेगा बट ऐसा रियली हो रहा है। बहुत बच्चे सीएमए के, मतलब आप लोग 60-65 जो भी इनरोल अभी तक करवा रखे हो, सीएमए ऐसे भी स्लो एडमिशन आता है, ये 60-65 150 तक चला जाता है। जो भी आप लोग इनरोल करवा रखे हो, उसके साथ साथ इतने बच्चे हैं जिन्होंने पेन ड्राइव ली है, जो मेरी रिकॉर्डेड पेन ड्राइव थी, 3 मंथ्स का कोर्स लिया है। एक एक्चुअली 3 मंथ्स का कोर्स सस्ता पड़ता है, और बोल रहे हैं हम लोग जून में ही एग्जाम दे देंगे। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जून में दे देंगे। मेरे पास जितने बच्चे आए, अगर मैं पर्सनली था, मैंने सबको समझाया भाई ये मत करो हड़बड़ी, आप जून में पढ़ तो लोगे, आप अकाउंट्स कंप्लीट कर लोगे, कॉस्ट कर लोगे, टैक्स कर लोगे, लॉ कर लोगे, बट लिटरली आप सिर्फ कंप्लीट कर पाओगे, आपको कोई नॉलेज नहीं होगा, आपका कोई सेल्फ स्टडी नहीं होगा, और एग्जाम देके अगर फेल हो गए तो डीमोरलाइजेशन अलग होगा। इसीलिए मैंने सारे बच्चे को बोला कि भाई जून में मत दो, दिसंबर में दो, लाइव ले रहा हूं पढ़ लो, बट बच्चा मानने के लिए है ही नहीं। पता नहीं बच्चे के दिमाग में किसने घुसाया है, बट सारे बच्चे बोल रहे हैं एग्जाम जून में ही देंगे, जिसका मिले पेन ड्राइव लेके पढ़ लो, बस फटाफट करके हमको एग्जाम सल्टाना है। ये एटीट्यूड क्यों बच्चे के अंदर इस टर्म में आया, आई डोंट नो। कम से कम मतलब कितने ही बच्चों ने पेन ड्राइव 3 मंथ्स जून में देना है, पेन ड्राइव 3 मंथ जून में देना है, आप सिर्फ पेन ड्राइव दे दीजिए, हम खत्म कर लेंगे। ओके, शायद तो यूट्यूब पे क्लासेस किया हुआ है, गुड। मतलब हमको ये अवेयरनेस, ये कौन ऐसा बोला है, और बच्चे के दिमाग में तभी आता है जब कोई उसको बोले। मतलब मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, और क्यों ऐसा बच्चे कर रहे हैं, क्या हो जाएगा हड़बड़ी में। अल्टीमेटली दूसरा ग्रुप दिसंबर में देके, फाइनली दिसंबर में ही तो क्लियर करेंगे, एक साथ दोनों देके क्लियर करना यार। चलिए गुड, शायंतो ने लिख लिया। अब हम लोग फटाफट आ जाओ, अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 1 में आ जाओ, कंप्लीट करते हैं, बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। हाँ, वो फाउंडेशन का एमसीक्यू सीरीज से बहुत बच्चे मेरे से कनेक्ट हुए। हीबा भी फाउंडेशन के एमसीक्यू सीरीज से ही मेरे से कनेक्ट हुई, शायंतो भी बोल रहा है। Hiba, I'll surely on Windows, on your laptop, on your PC, लाइव क्लासेस में इंट्रोड्यूस करूंगा जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी।
ओके, श्रेष्ठ आपके भाई का नाम क्या है बताना तो मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द डैश शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। कौन सा स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का बताता है? आप सबको पता है, मुझे भी पता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। नेक्स्ट, द डैश डिस्काउंट इज नेवर एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सा डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं होता? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। आगे, व्हीकल रिप्रेजेंट, एक बार ये मैं बाद में कराऊंगा, हाँ ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, बाद में कराऊंगा, यहां आ गया बाद में कराऊंगा समझाने के बाद। नेक्स्ट, नेट वर्थ इज एक्सेस ओवर डैश। नेट वर्थ मैंने समझाया था, कैपिटल का दूसरा नाम। कैपिटल अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल एसेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटीज। एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है? कैश मेरा एसेट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? जनरली क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट अकाउंट, अब ये इंटरेस्ट बताया नहीं है, इंटरेस्ट खर्चा वाला या इंटरेस्ट इनकम वाला। अगर इंटरेस्ट बोले खर्चा वाला तो डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट बोले इनकम वाला तो क्रेडिट बैलेंस। मैं यहां पे दोनों लिख रहा हूं, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस। अगर एक्सपेंस होगा डेबिट बैलेंस, अगर इनकम होगा क्रेडिट बैलेंस। डन। आगे, ओपनिंग एंट्रीज कहां पर पास करते हैं हम लोग? मैंने आपको बोला था जर्नल प्रॉपर में एक नाम, ओपनिंग एंट्रीज आर पास थ्रू जर्नल प्रॉपर। ये मैं ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है ना, फाइनल अकाउंट चैप्टर में बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा मैं आपको। गुडविल अकाउंट इज अ, गुडविल अकाउंट क्या है? गुडविल एक मेरा एसेट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। गुडविल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एक्सपेंस लॉसेस गेन्स, डेबिट बैलेंस अगर है तो वो क्या शो करता है? वो शो करता है एक्सपेंस या लॉस। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस या लॉस होगा, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट, द अलाउंस मेड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर कोई जल्दी पेमेंट कर रहा है तो जो अलाउंस हम लोग उसको देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अभी सिखाया, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। एक लेजर अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। श्रुति, गुडविल अकाउंट इज एन इंटेंजिबल एसेट भी बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रियल अकाउंट, क्योंकि वो अकाउंट के बारे में पूछा है, मैंने रियल अकाउंट बोला। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, इफ द डेबिट साइड ऑफ गुड्स अकाउंट एक्सीड्स द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑफ गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट मतलब परचेज अकाउंट। एक्चुअली यहां गुड्स अकाउंट होना नहीं चाहिए था, यहां पे द डेबिट साइड ऑफ गुड्स की जगह परचेजेस अकाउंट। If the debit side of purchase account exceeds the credit side, the difference will be, आप इसको बहुत तरीके से बोल सकते हो। अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग वो सब भी ले रहा हूं तो भी अलग से बोल सकते हो। अगर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ ले रहा हूं गुड्स अकाउंट में, तो जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये वाला आप एक बार मार्क के रखो, ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, मैं एक बार चेक कर लूंगा इंस्टीट्यूट की मैट में, आपको बताऊंगा आंसर। ऐसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, आगे, द बैलेंस ऑफ डैश अकाउंट विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन से अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट साइड में आएंगे? डेबिट साइड में एसेट या एक्सपेंसेस। एसेट एक्सपेंसेस डेबिट साइड, इनकम्स एंड लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड। The equality of debit and credit of dash does not mean that individual account are also correct. अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल है, मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, कुछ गलतियां हो भी सकती है। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज डैश एंड टोटल्स ऑफ ऑल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज क्या? बैलेंसेस एंड टोटल्स ऑफ ऑल अकाउंट। दो तरीके से, बैलेंस टेक्निक एंड टोटल टेक्निक। आगे, डैश लिस्ट द बैलेंस एंड टाइटल नहीं, टोटल ऑफ अकाउंट ऑफ द लेजर। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हम लोग बैलेंसेस एंड टोटल्स दिखाते हैं। नेक्स्ट,
क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, ये मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी एक्चुअली आपको पता है, आप जानते हो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक मेरा एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट विल बी शोन इन द, लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस किस साइड में शो होगा? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। Dash is the branch of accounting that deals with process of ascertaining cost. कौन सा ब्रांच अकाउंटिंग कॉस्ट से डील करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट से डील करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ accounting is to provide dash information to stakeholder, financial information to stakeholder, ताकि वो डिसीजन ले सके, इकोनॉमिक डिसीजंस। Next, when complete sequence of accounting procedure is done which happens frequently and repeated in same direction during an accounting period, it is known as accounting cycle. Accounting cycle क्या होता है? Sequence of accounting process, journal, ledger, trial balance, summarizing, final accounts वगैरह वगैरह is known as accounting cycle. Dash represent the excess of assets over liabilities. आप capital भी लिख सकते हो, आप net worth भी लिख सकते हो। कैपिटल, नेटवर्थ दोनों एक ही चीज है, नेटवर्थ, नेट एसेट, इक्विटी, कैपिटल सब एक ही चीज है। नेक्स्ट, अ लायबिलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन एन एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली 12 महीने का पीरियड होता है, 12 महीने नॉर्मली, सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। अगर कोई लायबिलिटीज ऐसा है जो नॉर्मल कोर्स में 12 महीना के अंदर सेटल हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अगर नॉर्मल कोर्स में, रेगुलर कोर्स में 12 महीना के अंदर कोई लायबिलिटी सेटल हो जाए करंट, जो 12 महीना के बाद सेटल होता है उसको नॉर्मली बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट, डैश कॉन्सेप्ट ट्रीट्स बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु ओन और मैनेज इट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, the left hand side of account is called debit side while right hand side of account is called credit side. ledger account का left debit, right credit. The widely accepted set of rules, conventions, standards and procedure for reporting financial information are called generally accepted accounting principle. Widely accepted, generally accepted rules of accounting, generally accepted accounting principles. Next, dash basis of accounting is a method of recording transaction by which revenue, cost, asset, liabilities are reflected in the accounts in which actual receipt or payment are made. जब receipt payment होगा तभी एंट्री करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट, अक्रूवल बेसिस। कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी को अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना होगा, वो कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस नहीं कर सकती, तो वहां पे अक्रूवल बेसिस। ये सारे क्वेश्चन आपकी इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, आप अगर जाके देखोगे, मैंने वहीं से यहां पे मैं कॉपी पेस्ट किया है मैंने। सर क्यों किया? क्योंकि वहीं से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप अगर देखोगे ना एग्जाम में, दो जगह, एक हो गया स्टडी मटेरियल, दूसरा हो गया पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अगर ये दो कोई कवर कर लेता है, एग्जाम के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के लिए इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू बिट क्वेश्चन निकाला था, एमसीक्यू बिट क्वेश्चन, जो आपको मैंने वॉल्यूम 2 की बुक में दिया है, वॉल्यूम 2 की बुक में दिया है। वॉल्यूम 2 की बुक में एकदम एंड में जाओगे तो एमसीक्यू बिट क्वेश्चन दिखेगा। डन है क्या? ये चैप्टर हमने हर एंगल से कंप्लीट कर लिया, समझने से, क्वेश्चन करने से, ऑब्जेक्टिव करने से। हर चैप्टर हम लोग ऐसे ही करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट में जाते जाते ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, हमारा चैप्टर तब खत्म होगा। ऑब्जेक्टिव बिना किए कोई चैप्टर खत्म मत करना। आपके लिए 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट में आएगा, 25 मिनिमम बोल रहा हूं, 28 भी आता है। 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट में आएगा, बिना ऑब्जेक्टिव्स के चैप्टर कंप्लीट नहीं होना चाहिए। नंबर 32 सर, इवेंट हो सकता है क्या?
नहीं नहीं, ये अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, बोल रहा है जो कंप्लीट सीक्वेंस है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट नहीं बोलते, इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। डन। क्या सबको बेसिक्स क्लियर है और बेसिक्स कंप्लीट हो गया आप सबका? जिनका जिनका कुछ क्लासेस छूटा हुआ है बिकॉज ऑफ लेट एडमिशन एक्सेट्रा, सारे बैकअप दिए हुए हैं आपकी कोर्स में, आप वहीं से सारी क्लासेस कर लीजिए। यूट्यूब पे भी बेसिक्स मैंने सारे अपलोड किए हैं बच्चों के लिए, आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके कोर्स के अंदर भी अपलोडेड है, आप आराम से वहां से कर सकते हैं। पहले बताइए क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मैं कुछ बातें आपके साथ बात करना चाहता हूं जो आपके अब आगे की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर आज का क्लास हम लोग छुट्टी करेंगे, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है बात? सुनिएगा। नंबर 1, सारे बच्चे आप लोग दिसंबर 21 में एग्जाम्स दे रहे हैं, दिसंबर 21। कोई बच्चा अगर पेन ड्राइव या रिकॉर्डेड इस बैच की लेके पढ़ रहा है तो उसका मेट जून 22 भी हो सकता है, या दिसंबर 21 या जून 22, ठीक है, या ऑनवर्ड्स, इसके बाद आप मेरी क्लासेस लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इनिशियली पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आपके और आपके एग्जाम के बीच में 8-9 मंथ्स का डिफरेंस है, आपको हमेशा दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर करना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और इसी के हिसाब से आपको अपनी ट्यूशंस और प्रिपरेशन को चैनलाइज करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप्स देगा दिसंबर 21 में या जून 22 में या ऑनवर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, अभी आपकी इतनी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, इतनी क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरा वाला सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं, नंबर 2 लॉ, नंबर 3 कॉस्ट, नंबर 4 डायरेक्ट टैक्स, ये 4 सब्जेक्ट आपका मिनिमम अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, या आपने स्टार्ट कर दिया हो। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया इनमें से कोई सब्जेक्ट तो प्लीज उसकी भी ट्यूशंस लगा ले। अगर कोई बच्चा 9 महीना से लेट एग्जाम देगा, डायरेक्ट एंट्री है 15 महीने बाद देगा, या एक्सेट्रा कुछ भी, वो चाहे तो एक सब्जेक्ट कम कर सकता है, 2 सब्जेक्ट कम कर सकता है, और वो धीरे धीरे आगे सब्जेक्ट्स बढ़ा सकता है। अदरवाइज जो एग्जाम 9 मंथ बाद देंगे, 8 मंथ बाद देंगे, उनका ये 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहे, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं खुद कंपनी अकाउंट स्टार्ट करूंगा। लॉ चलते 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 जब लॉ एक लेवल पे पहुंच जाएगा, लॉ के बाद आप ऑडिट का सब्जेक्ट का ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। प्लीज ऑडिट का सब्जेक्ट का ट्यूशन ऐसा लगाना जहां सीए में स्पेसिफिक कुछ पढ़ाई हो रहा हो, क्योंकि सीएमए के सिलेबस और सीए के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। सीएमए में जो ऑडिट आता है, अगर आप इंस्टीट्यूट की मैट खोलोगे वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, और सीए की क्लासेस में ऑडिट इतना बड़ा है, अगर आप सीए के साथ पढ़ते हो प्रॉब्लम ये होता है आप पढ़ते बहुत हो जो इररिलेवेंट है, एग्जाम के लिए जब स्टार्ट करते हो पढ़ाई आपको दिखता है इतना सारा ऑडिट है, मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो। और इंस्टीट्यूट मैट खोलोगे तो आप देखोगे यार 1 दिन 2 दिन 7 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं। ट्यूशन अगर लिया हुआ 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कॉस्ट के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए कॉस्ट एफएम। डायरेक्ट टैक्स के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स। जो ओएम एसएम वाला सब्जेक्ट है, जब आपका ये सारा चीज स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ आपको ओएम एसएम का सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना चाहिए। पहले ओएम कर लो फिर एसएम कर लो। टारगेट आपका ये होना चाहिए ये जो सब्जेक्ट है ये जून के अंदर कंप्लीट हो जाए, चारों सब्जेक्ट जून तक आप कंप्लीट कर दे, और ये जो सब्जेक्ट है ये आपका 30 सितंबर तक कंप्लीट होना जाना चाहिए। 30 सितंबर के बाद पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, दिसंबर का 9 दिन ये एप्ट टाइम है आपके लिए कंप्लीट करने के लिए, आपका रिवीजन और एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए। ये 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब मैं बोलता हूं ना 30 जून या 30 सितंबर तक कंप्लीट कर दो, मैं ये बोल रहा हूं क्लास में ऐसा पढ़ना कि पढ़ाई के साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, और आपका 30 जून 30 सितंबर तक एक बार अंडरस्टैंडिंग और एक रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है। उसके बाद जो स्टार्ट होगा रिवीजन स्टार्ट होगा। अगर कोई बच्चा अक्टूबर में जाके बोलता है हमको ये सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर करना है, तो वो बच्चा कभी भी दिसंबर में एग्जाम दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मन में वो सब्जेक्ट के लिए बहुत डर बैठ जाएगा।
आपको क्लासेस के साथ साथ हमेशा ध्यान रखना है, प्लीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लासेस के साथ साथ सेल्फ स्टडी आपका हमेशा चलना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे सर अभी क्लासेस खत्म कर लेते हैं और बाद में सेल्फ स्टडी करेंगे। सर एक बार आप पढ़ाते जाओ, आपका जैसा काम हो जाएगा, आपका जैसा क्लास हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे, अभी सर पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है, वो बच्चा क्लासेस तो कंप्लीट कर पाएगा बट एग्जाम में कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा। सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब है रिवीजन, क्लास के बाद जाके रिवाइज करना, नंबर 2 होमवर्क बनाना, नंबर 3 टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना। रिवीजन, होमवर्क, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस। रिवीजन और होमवर्क करने के बाद एक बार सर की मैथ पूरी कंप्लीट हो जाती है। टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करने के लिए सर की मैथ के गुड क्वेश्चंस और इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स के लिए आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी प्रिंट निकाल सकते हो या आप स्कैनर भी परचेज कर सकते हो, ये आपके पास होना चाहिए। अकाउंट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक बुक दे दिया है वॉल्यूम 2, कॉस्ट के लिए नवनीत सर ने आपको बुक दे दिया है वॉल्यूम 2, उसके लिए स्कैनर मत खरीदना, प्रिंट आउट मत खरीदना, हमने प्रिंट आउट करा के ही आपको दिया है, तो आप वो यूज करके अपना काम करेंगे। डन है मेरा बात? ये आपका तरीका होना चाहिए क्लास के साथ साथ पढ़ने का। सर टाइम ही नहीं मिलता है, सर ट्यूशन इतना सारा हो रहा है कि सर टाइम ही नहीं मिलता है। ट्यूशन को जचाइए, देखिए कैसे जचाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 क्लासेस, मैं 4 ले रहा हूं, अभी तो 3 ही ले रहा हूं, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स में 4 करूंगा। उसके बाद कॉस्ट का 3 to 4 क्लासेस, डायरेक्ट टैक्स का 4 क्लासेस, लॉ का भी मान लो 4 क्लासेस, टोटल कितना हो गया 16 क्लासेस। ये 16 से ज्यादा आपको क्लासेस नहीं करना चाहिए। अगर 16 क्लासेस को अरेंज करना है, जिसमें मैं चाहता हूं आप अपना संडे फ्री रखें ताकि थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दे सके और जो आप वीक में पढ़ते हैं उसका एक सॉलिड रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस के लिए आप टाइम रख सके, संडे पूरा फ्री रखो। अगर आपको 16 क्लासेस जचाना है, आपको देखो क्या करना है, 4 days 3 क्लासेस एंड 2 days 2 क्लासेस। ये आपका तरीका होना चाहिए क्लासेस करने का। 4 दिन हम 3 क्लास करके करेंगे, 12 क्लास, 2 दिन 2 क्लास करेंगे, टोटल 16 क्लास। ये 16 क्लासेस आपको डेली करना है। जिस दिन 3 क्लासेस कर रहे हो, सुबह 1 किया, 11 बजे 1 किया, 2 बजे 1 किया, 5 बजे तक क्लास खत्म, 1-1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट करके उसके बाद आप अपना आगे का पूरे दिन का पूरा रिवीजन और होमवर्क करने बैठ गए। जिस दिन 2 क्लास कर रहे हो, सिर्फ 2 क्लास, उस दिन मान लो 11 बजे और 2 बजे 2 क्लास खत्म हो गया, सुबह का टाइम और शाम का टाइम प्रॉपर अच्छा पढ़ाई के लिए लगाओ। जिस सब्जेक्ट में तुमको डर लग रहा है या तुमको लग रहा है थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इनिशियली उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करो। जिस दिन सिर्फ 2 क्लास है, उन टफ पोर्शंस को लेके खुद बैठना चालू करो और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करो। और संडे को जाकर 4 कुछ क्लास मत करो, पूरे के पूरे दिन जो 4 सब्जेक्ट पढ़ा पूरा रिवाइज करो थॉरोली। चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाए, जहां मान लो मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया, मैंने तो आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया। मान लो कोई आप क्लास ले रहे हो, डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, वहां पे क्या हुआ, क्लास में ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ट्राई करो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने का। स्कैनर ले लिया आपने, स्कैनर नहीं लिया तो आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। चैप्टर कंप्लीट होते ही उसका ऑब्जेक्टिव्स भी आपको करना चाहिए ताकि आपको चैप्टर की पूरी नॉलेज हो जाए। नंबर 2, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सर की मैट के आपको इंश्योर करने हैं सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाए, रेगुलरली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन स्कैनर से उस चैप्टर का निकालो, सॉल्व करते जाओ। आधी घंटा अपने आप को रोज अकाउंट्स के लिए दो, आधी घंटा कॉस्ट के लिए दो। हर दिन हमको 2 क्वेश्चन सॉल्व करता है, जो पास चैप्टर मेरा हो चुका है। आपका कभी भी चैप्टर दिमाग से नहीं निकलेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है हमेशा के लिए। अब अकाउंट्स के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, मैं करंट बैच के लिए जून 21 बैच के लिए प्रैक्टिस सेशंस ले रहा हूं। प्रैक्टिस सेशंस, ये प्रैक्टिस सेशंस क्या है, जो मैंने आपको वॉल्यूम 2 दी है ना, मैं उनको यूट्यूब लाइव में सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छे से सारा रिकॉर्ड कर लिया। बार बार एक ही चीज आपको करा के फायदा नहीं है। वो सारे प्रैक्टिस सेशन आपके हर चैप्टर, आप लोग मोबाइल ऐप में क्लासेस कर रहे हो, अगर आप लैपटॉप में या पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में क्लासेस कर रहे हो, तो आपको मोबाइल ऐप में एक कोर्स मिल जाएगा प्रैक्टिस सेशन का। उस प्रैक्टिस सेशन के कोर्स से जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, संडे को बैठ के पूरा आपको प्रैक्टिस सेशन देखना है। जैसे अब मैंने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, कल संडे है, कल आपका मेरा
क्लास नहीं है, आप 2 घंटा देके जो मैंने बेसिक्स का प्रैक्टिस सेशन करवाया है, आप अपना वॉल्यूम 2 से उस प्रैक्टिस सेशन देख के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेसिक्स के। प्रैक्टिस सेशन में मैं कुछ नहीं करता हूं, पास्ट टर्म्स की आरटीपी, पास्ट टर्म की एमटीपी और पास्ट टर्म के पेपर्स को चैप्टर वाइज सॉल्व करवाता हूं। बेसिक्स के क्वेश्चन एक बार में पूरा बेसिक्स, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पकड़ेंगे एक बार में पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे क्या होता है, चैप्टर रिवाइज भी हो जाता है और उसके पुराने क्वेश्चंस भी रेडी हो जाते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। हर संडे जैसे जैसे मेरा हर वीक चैप्टर कंप्लीट होगा, आप संडे बैठ के मेरा प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। अगर आपको रिवाइज करना है, एक बार बुक घुमा के रिवाइज कर लो, फिर प्रैक्टिस सेशन करने बैठो, देखो आपसे हर सम बनता है या नहीं बनता है। आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा, आई गारंटी। चैप्टर कंप्लीट होने दो, प्रैक्टिस सेशन करना शुरू करो, आपको लगेगा मेरे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बार बार करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम टू टाइम दो दो क्वेश्चन बनाते जाएंगे, मेरे को सब याद हो जाएगा। डन है मेरा बात? अब बच्चों की कोई क्वेरी है क्या? महिमा लो हम अपने आप कर रहे हैं, महिमा कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप मेरे से पर्सनली कभी आके मिल लो, मैं आपको बता दूंगा इंस्टीट्यूट मैथ से और स्कैनर से कैसे पढ़ते हैं। आप खुद ट्राई कर सकते हो और कुछ वीडियोस आप रेफर कर सकते हो यूट्यूब से। महिमा ये जो क्वेश्चन है डीटी का किसके पास ले, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, आप डेमो देखो यूट्यूब पे। जो टीचर आपको लगता है आपके हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, आपको उनकी बात समझ में आ रही है, वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। यह श्रुति सिलेबस प्लस रिवीजन, रिवीजन मतलब सेल्फ स्टडी। एक बार मैंने चैप्टर को खुद से पढ़ लिया है, सब्जेक्ट को खुद से पढ़ लिया है, याद है नहीं है वो मेरा मुद्दा नहीं है, पढ़ लिया है मैंने, ये आपका एकदम श्योर होना चाहिए। बताइए क्लियर है क्या सबको? अगर कोई बच्चे को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मेरे हिसाब से ये मेरे को ज्ञान इसलिए देना था कि आप समझ सको पढ़ाई कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे को तो भी दिक्कत होती है, मेरे से व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम ले लो, एक दिन पर्सनली आ जाओ जब मैं टाइम दूं, और जरूरी नहीं है आज बोलोगे तो आज ही टाइम मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी मिले। तो जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं टाइम दूंगा, आके पर्सनली मिल लो, चैनलाइज कर लो, फिर घर पे प्रिपरेशन स्टार्ट करो। डन डन डन। आज थोड़ा टाइम मिल गया था, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, इसीलिए मैंने थोड़ा रूटीन बता दिया आपको। फॉलो करो इसको, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। एंड आप भी 2 हफ्ते करो, देखो आपको लगने लगेगा मेरा सब चीज सिंक्रोनाइज चल रहा है। अभी ग्रुप 2 अगर इनरोल नहीं कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में करा लीजिएगा। मैं तो बहुत बच्चे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले रखी है, कंपनी अकाउंट्स लिया नहीं, और मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया। बाद में मैं शुरू भी बाद में करूंगा, आपको ओएमएसएम बाद में करना है, बाद में भी लोगे तो चलेगा, हड़बड़ी करने का, पैसा भरने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा नंबर मिलने का जरूरत नहीं है, मैं टेलीग्राम आपके ग्रुप में हूं, आप उस टेलीग्राम ग्रुप से अविनाश संचेती को खोज के मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप कॉल करोगे तो मैं हर बार नहीं उठा पाता हूं। ग्रुप 2 का क्लासेस अगर अभी नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जून के बाद शुरू करना है तो वो जुलाई से शुरू होगा, अभी हड़बड़ाओ मत उसके लिए। डन है बच्चों? बेसिक्स आज रिवाइज कर लेना, और कल 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 प्रैक्टिस सेशन देख लेना, मैं आज ऐड करवा दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में। कल देख लेना और मेरे को ट्यूसडे बताना प्रैक्टिस सेशन करने के बाद आपको कैसा लगा, क्या नॉलेज मिली आपको। उसके लिए एक अलग कॉपी बनाना है, अलग कॉपी बनेगा जहां प्रैक्टिस होगा, मेन कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप। ओएमएसएम खुद से नहीं होगा, खुद से नहीं होगा, ओएमएसएम खुद से नहीं होगा। श्रेष्ठ अभी ओएमएसएम में हड़बड़ाओ मत। महिमा ऑडिट खुद से हो सकता है, मैं आपको हेल्प करूंगा, आप एक बार आओ, लॉ ऑडिट मैं बता दूंगा कैसे करना है। बट अगर आपका इंग्लिश वगैरह कमजोर है तो ट्यूशन ले लेना चाहिए आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकीब जून एंड तक कंप्लीट होगा। डन डन डन। अब मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर है।
थैंक यू सो मच बच्चा लोग। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाया, नेक्स्ट क्लास से करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके महिमा, आप व्हाट्सएप कर देना, आई कॉल यू बैक। कोलकाता में नहीं रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, टाटा बाय बाय।